आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी शुरुआत बहुत ही ताबड़तोड़ रही, लेकिन कुछ सालों बाद कंपनी के कुछ गलत डिसीजंस के चलते ये कंपनी हीरो से जीरो बनने के कगार पे आ गई, जिसके कारण कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, जिसके चलते कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसके बाद कंपनी को वापस खड़े होने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन ये नामुमकिन सा दिखने वाला काम को मुमकिन कर दिखाया एयर कूलर कंपनी सिम्फनी ने। आइए देखते हैं इस वीडियो में सिम्फनी के शुरुआती दिनों से अभी तक के सफर के बारे में। जानेंगे ये कंपनी जो समर टाइम में हाई लगाती थी वो इस साल क्यों अभी तक एक जगह घूम रही है, एंड क्या ये कोई बड़े मूव की तैयारी में है या फिर से कोई बड़ी प्रॉब्लम में है, जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखें, जहां आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड लास्ट में कंपनी के फंडामेंटल एंड टेक्निकल चार्ट पे भी एक नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। स्टॉक को खरीदना ना खरीदना आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सिम्फनी की शुरुआत 1988 में आंचल बकेरी द्वारा की गई और 1990 की गर्मियां आते आते आंचल बकेरी जी ने पूरे भारत में अपने एयर कूलर बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत की रिक्वायरमेंट को बहुत पहले ही समझ लिया था। वो जानते थे कि इंडिया में हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता है और गर्मी भी सहन नहीं कर सकता। इसी के चलते उन्होंने इंडियन मार्केट के लिए अफोर्डेबल एयर कूलर बेचना स्टार्ट किया, जो दिखने में बिल्कुल एसी जैसा लगता था बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। एस पहले के जमाने में कूलर्स का साइज बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जो ना तो ठंडी हवा सही से दे पाते थे, ना ही दिखने में अच्छा हुआ करते थे, एंड ऊपर से जगह भी ज्यादा घेरा करते थे। यही सब के चलते सिम्फनी ने आते ही पूरे मार्केट में धूम मचा दी। आंचल बकेरी जी भारतवासियों के नब्ज को पकड़ चुके थे और उन्हें अब पूरे इंडिया भर में अपने और कूलर बेचने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने अपना पहला टीवी एडवर्टाइजमेंट सन 1990 में लॉन्च किया, जिसके बाद इनके कूलर्स और तेजी में बिकना स्टार्ट हो गए और सिम्फनी उतनी तेजी में ग्रो करने लगी। अब पूरे देश भर में एक्सपेंड करने के लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने 1994 में अपना आईपीओ लॉन्च किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने लगे। आंचल बकेरी जी के इनोवेटिव काम को देखते हुए 1995 में उन्हें यंग अचीवर का अवार्ड दिया गया। अब कंपनी पब्लिक होने के बाद से आंचल बकेरी जी के ऊपर प्रेशर आने लगा। एस कंपनी आईपीओ के पहले तक सिर्फ और सिर्फ एयर कूलर्स पे ही फोकस किया करती थी, जो कि एक सीजनल प्रोडक्ट है, लेकिन आईपीओ के आ जाने के बाद इन्वेस्टर्स ने प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। एस सिम्फनी के पास समर सीजन में अपने प्रोडक्ट सेल करने के अलावा पूरे साल भर और कोई प्रोडक्ट नहीं था जो वो सेल कर सके। इसी के चलते कंपनी ने एयर कूलर बिजनेस के साथ साथ घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे वॉशिंग मशीन, हीटर, गीजर एक्सेट्रा इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, जिससे कंपनी का फोकस अलग अलग प्रोडक्ट्स पे बढ़ता चला गया। इसी कारण कंपनी के सारे फंड्स खत्म होते चले गए और कंपनी पर कर्ज भी बढ़ने लगा। सिम्फनी की ये स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान लेके आई, जिसके चलते कंपनी को नुकसान झेलना पड़ा और 2002 तक कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। सिम्फनी के लिए वो टाइम पीरियड बहुत ही चुनौतियों भरा था। हर जगह से वो प्रॉब्लम में घिरते जा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। मींस जो अपॉर्चुनिटी होती है वो अक्सर ऐसी छुपी होती है जिसे आप प्रॉब्लम, रिस्क या चैलेंज समझने की गलती कर बैठते हैं, और जो इंसान यही प्रॉब्लम और रिस्क को एक्सेप्ट करके बिना गिव अप करे उस पर वर्क करना चालू कर दे, तो उसे फिर यही प्रॉब्लम या रिस्क एक अवसर की तरह दिखने लगती है। सो आंचल बकेरी जी जब सब जगह से प्रॉब्लम में घिर चुके थे, तब उन्होंने गिव अप न करके इन्हीं प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, एंड उन्होंने इससे दो स्ट्रेटेजी बनाई जिससे वो कंपनी को उनके बुरे फेज से बाहर निकाल सके। पहला, उन्होंने 2002 से 2004 के बीच अपने सारे बिजनेसेस को बंद करके अपने सिर्फ एयर कूलर बिजनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, और दूसरा, अब वो सिर्फ इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट नहीं बेचने वाले थे, उन्होंने पूरे दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोच लिया था। ये दोनों स्ट्रेटेजीज को वर्कआउट करने के लिए उन्होंने पहले तो इंडियन मार्केट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लिए अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, और साथ में मैरिज हॉल्स, पोल्ट्री फार्म्स को भी टारगेट करा। इससे उनके प्रोडक्ट्स हर जगह बिकना स्टार्ट हो गए, जिससे कंपनी दोबारा से अच्छा परफॉर्म करने लगी। साथ ही सिम्फनी पूरे दुनिया भर में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहला कदम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रखा, जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। वहां सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल ओवर वर्ल्ड खोलने का प्लान किया, जिसके लिए उन्होंने ऐसी कंपनीज को टारगेट करा जो मार्केट में बैंकरप्ट हो चुकी होती थी, और वो ऐसी कंपनीज को कम रुपए में खरीद लेते थे ताकि उन्हें लोकल मार्केट में एक्सेस इजीली मिल सके। फॉर एग्जांपल, 2009 में सिम्फनी ने मैक्सिको की कंपनी इप्को, 2016 में चाइना की जीएसके कंपनी एंड 2018 में ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज कंपनी को एक्वायर किया ताकि वो इन सारी कंट्रीज में एंटर कर सके। सिमिलरली सिम्फनी ने धीरे धीरे वियतनाम, सिंगापुर, फ्रांस, रशिया, ब्राजील जैसे 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में एक्सपेंड कर लिया। अब देखते हैं रिसेंट में कंपनी ऐसा क्या कर रही है।
जिससे आगे आने वाले सालों में ये आपका पैसा डबल कर सकती है। एज आप सभी तो जानते ही हैं कि सिम्फनी एयर कूलर्स के बिजनेस में है, एंड अगर आप देखें तो मोस्टली ये कंपनी मार्च से अप्रैल के बीच में अपमूव ट्रेंड में होती है बिकॉज ऑफ समर सीजन इन इंडिया, जहाँ इनकी सेल्स बढ़ जाती है। बट अभी तक कंपनी फिलहाल कंसोलिडेट ही कर रही है, मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, इनका ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी कंपनी जो 2018 में एक्वायर करी थी, उनका बिजनेस फिलहाल एज पर द मार्क नहीं चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने वहाँ के बिजनेस को पूरी तरह से रिवैम्प किया। मींस वहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन्हें स्क्रैप करके नए सिरे से चालू किया। यहाँ उन्होंने न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, लाइक कूलर्स फ्रॉम इंडिया, पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स, जनरल एयर कंडीशनर्स, पैनल हीटर्स एक्सेट्रा, जो कि आने वाले समय में कंपनी को मोमेंटम प्रोवाइड करेगी। दूसरा, उनका यूएस बेस्ड बिजनेस जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा वीक परफॉर्म कर रही है। सो ये 2 रीजन के चलते कंपनी में कोई अपमूव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 सिम्फनी सब्सिडरीज ड्रॉबैक, सिम्फनी के मैक्सिको, ब्राजील एंड चाइना के बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड आगे भी दे एक्सपेक्ट टू परफॉर्म वेल। इन सब के कारण कंपनी थोड़ा स्टेबलाइज कर पा रही है, एंड कमिंग क्वार्टर्स तक आप इसमें कंसोलिडेशन फेज देख सकते हैं, जब तक ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। रेस्ट आप इसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लेते रहिए हर एक करेक्शन पे, एज फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से सिम्फनी का इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड एयर कूलर मार्केट में 50% मार्केट शेयर है, जो इनकी डोमिनेंस को शो करता है। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल चार्ट एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। सिम्फनी का मार्केट कैप अराउंड 6000 करोड़ का है, एंड कंपनी का ROCE 15% एंड ROE 13.5% का है, और वहीं डेट टू इक्विटी 0.27 है। मींस कंपनी के ऊपर ज्यादा लोन भी नहीं है। अब अगर हम कंपनी का PE रेशियो देखें तो ये करंटली 50 का है, पर ये अभी भी इसके पिछले 3 और 5 साल के मीडियन PE के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक फिलहाल फेयरली वैल्यूड है, पर जैसे जैसे अभी इंटरेस्ट रेट कट होंगे और कंज्यूमर सेक्टर में वापस डिमांड आएगी, सिम्फनी के स्टॉक में कभी भी री रेटिंग हो सकती है और एक मेजर अपमूव देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कंपनी के सेल्स एंड नेट प्रॉफिट फिलहाल एक ही रेंज में आ रहे हैं, पर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये सब चीजें इंप्रूव हो जाएगी, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट का साइकिल स्टार्ट होगा, वापस से डिमांड का रिवाइवल होगा, तो ये स्टॉक फिर से अपने लाइफ टाइम हाई रिजल्ट्स पोस्ट करना स्टार्ट कर सकता है। कंपनी के अगर हम बोरोइंग्स देखें तो ये इजीली मैनेजेबल है। अब अगर हम सिम्फनी के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसका लाइफ टाइम हाई 2018 में बना था, और अभी ये 60% डाउन है। तो आने वाले अगर कुछ टाइम में ये वापस से पहले जैसे रिजल्ट पोस्ट करता है, तो इसमें 160% का अपमूव देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 सालों में। और इस चीज को सपोर्ट करने अगर हम देखें तो ये स्टॉक को एक रेंज में रख के बड़े प्लेयर्स के थ्रू एक्यूमुलेट भी किया जा रहा है। अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखें तो इसमें करंट से 40% का अपमूव अगले 1 साल में कभी भी आ सकता है। इसके पहले भी अगर हम देखें तो जब जब ये स्टॉक इस रेंज में आया है, अगले 1 साल के अंदर अंदर ही 40% का अपमूव आया ही है। बट जिस हिसाब से इस स्टॉक को पिछले इतने सालों से एक रेंज में रख के एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ये स्टॉक निफ्टी को इजीली आउट परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो कंपनी के प्रमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया है, एंड वहीं FII एंड DIA के पास अराउंड 14% स्टेक मेंटेन्ड है, एंड पब्लिक के पास सिर्फ 12% की हिस्सेदारी है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो आपके रडार पे होना ही चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे बाकी के वीडियोस भी चेकआउट करें, जिसमें हमने इन डेप्थ एनालिसिस की है स्टॉक्स की बिना बात घुमाए, और जो अभी भी बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।